वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग टेट एग्जाम के लिए कुछ ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और प्रायः बार बार आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला में ये आज 7वां प्रैक्टिस सेट है और इसके ये जो जितने भी टेट के एग्जाम होते हैं उनके सबके लिए उपयोगी तो है ही, साथ के साथ ये जो आपका सीटेट का एग्जाम आने वाला है उसके लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए इस क्रम में आगे बढ़ते हैं, लेकिन बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जो भी कोर्स हैं, वेरियस कोर्सेज चल रहे हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, ठीक है, ईपीएफओ, जो भी कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं आप कॉल कर सकते हैं और साथ के साथ टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो पहला प्रश्न आज का है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। ठीक है, विकल्प आपके सामने है, जैसे कि रोज मैं विकल्प बताता हूं उसके बाद उत्तर आपको बताने रहते हैं। एक पैर पर संतुलन करना, एक मटर को उंगलियों से दबाना, किताब के पन्ने पलटना और पेंसिल पकड़ना। देखिए, अगर स्थूल कौशल की बात की जाए तो स्थूल कौशल वे कौशल होते हैं जिसमें शरीर की बड़ी मांसपेशियां, जैसे कि हाथ हो गए, आपकी टांगें हो गई और भुजाएं हो गई, ठीक है, इनका इस्तेमाल जो है समन्वय से करते हैं। इसमें खड़ा होना, बैठना, चलना, ये सारी चीजें जो है संतुलन से आती है, तो इसको स्थूल कौशल बोलते हैं। तो इसमें कौन सा आएगा? सही उत्तर आप देखेंगे एक पैर पर संतुलन करना। अगर हम मीनिंग को ठीक से समझते रहेंगे तो बहुत आराम से जो है इन सारे क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले। तो अगला प्रश्न हमारा है कि विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? विकल्प को देखते हैं। आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन है, बी है कि किसी व्यक्ति का केवल आनुवांशिक ढांचा है, सी है कि केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक है और डी है ना तो आनुवांशिक है और ना ही पर्यावरणीय है। देखिए, मैंने आपको सीटेट के एग्जाम का जब भी प्रैक्टिस कराया था, इसके पहले भी जो कराया, उसमें एक बहुत बारीक बात बताई है कि आपको सतर्क हो जाना है जब एक्सट्रीमली किसी वर्ड को बोले। खासकर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ओनली शब्द का प्रयोग हुआ है ना, ओनली, ठीक है, नाइदर तो नॉर। यहां पे आप बोलेंगे किसी व्यक्ति का केवल आनुवांशिक। भाई ये तो आपको भी पता है कि केवल आनुवांशिक जो है विकासात्मक परिवर्तन में केवल आनुवांशिक चीजें नहीं होंगी और विकास और परिवर्तन तो साथ में चलते हैं। आनुवांशिक चीजों को लेकर चलेंगे तो परिवर्तन करेंगे तो आनुवांशिकता रह कहां जाएगी अगर ज्यादा परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक और ना तो आनुवांशिक ना ही पर्यावरणीय, तो ऐसा तो है नहीं कि पर्यावरण का प्रभाव पड़े नहीं। तो इसमें जो है आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का दोनों का प्रयोग होता है, दोनों का अनूठा संयोजन होता है, तब जो है आपका विकासात्मक परिवर्तन साकार होता है। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? इस तरह के प्रश्न हमने कई बार देखे हैं। अगर आपने पुराने वीडियो को देखा होगा तो आप बहुत आसानी से इसको उत्तर दे पाएंगे। विकल्प को मैं पढ़ता हूं। जैसे पहला है शैशवावस्था, ठीक है, शैशवावस्था के बाद है प्रारंभिक बचपन और प्रारंभिक बचपन के बाद है मध्य बचपन और किशोरावस्था। हमको याद है कि हमने प्रैक्टिस सेट 1 में ही ये चीजें कराई थी इनमें से। तो इसका जो सही उत्तर है मैं पहले आपको बता दे रहा हूं, आप लोगों ने गेस कर लिया होगा अभी तक अपना उत्तर। इसका है प्रारंभिक बचपन। देखिए, प्रारंभिक बचपन की अगर हम बात करें तो 2 वर्ष से 6 वर्ष की जो अवधि होती है उसी को प्रारंभिक बचपन कहा जाता है और इसी अवस्था में जो है शरीर का और मानसिक का, मन का जो विकास होता है बहुत तेजी से होता है। तो इसी को जो है आप कह सकते हैं कि इसको प्रारंभिक बचपन 2 से 6 वर्ष की अवस्था को इसी को जोड़ा जाता है। चलिए, इस पे हम पहले भी डिटेल चर्चा कर चुके हैं। चौथा हमारा है कि पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? देखिए, जीन पियाजे हो गए, ठीक है, वैगोत्स्की हो गए और कोलबर्ग हो गए। इन सब में अगर आप देखें तो कुछ ऐसे विचारक हैं जिनके मतलब मान के चलिए क्वेश्चन आता है, कभी हम इस पे अलग से डिस्कस करके आपको बता देंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझिए कि पियाजे के बारे में जो आपने पहले पढ़ा है और अभी पढ़ा है उसके हिसाब से इसको उत्तर देने का प्रयास कीजिए। अगर यहाँ पे आप देखें कि जो इसके विकल्प है, पहला है शिक्षक की गतिशीलता। आपको प्रश्न हमेशा ध्यान में रहना चाहिए, पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए, ठीक है, तो शिक्षक की गतिशीलता आवश्यक है, विविध सामग्रियों का प्रावधान होना चाहिए, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करता है और सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन को सुनिश्चित करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे भी इसके बाद भी विकल्प दिया है छांटना है, तो एक चीज अगर आप ध्यान में रखेंगे कि भाई ये क्या चल रहा है,
यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक ही आपको जो है जल्दी आपको सफल बनाएगी। देखिए यहाँ पे जैसे ये वाला विकल्प है कि सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन, यानी कि रेनफोर्समेंट की बात कर रहा है, जो कि सही नहीं है बच्चों के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शिक्षा की गतिशीलता आवश्यक है, मोबिलिटी ऑफ टीचर ना, विविध सामग्री होनी ही चाहिए, उसको दिखा के, सुना के, पढ़ा के, ग्राफ बना के, ठीक है, बच्चों को समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। और मध्य स्तरीय नवीन अनुभव, देखिए मध्य स्तरीय का मतलब कि नवीन अनुभव होने चाहिए लेकिन मॉडरेट होने चाहिए, ठीक है, एक्सट्रीम नहीं होने चाहिए। ऐसे से नए नए अनुभव बच्चों को नहीं करा सकते। हाँ, लेकिन नए अनुभव भी आवश्यक है डेवलपमेंट के लिए, चीजों को जानने के लिए नई नई चीजें आवश्यक है। तो अगर आप यहाँ पे जो है ये वाला विकल्प छाड़ दें चौथा, तो आप देखेंगे कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, इसमें आप पाएंगे कि तीसरा विकल्प आपका सही हो जाता है जिसमें चौथा नहीं है। तो इस ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है हमारा कि किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है। जीववादी दृष्टिकोण समझ रहे हैं आप लोग? चलिए मैं आगे बताऊंगा, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों, लुढ़कते हुए पत्थरों की मनसाएं और इरादाएं होती है। मतलब जो कुछ भी मूव कर रहा है उसमें महसूस करने की क्षमता होती है, वो चीजों को सोच समझ सकता है, उस पर भावनाओं का प्रभाव पड़ता है। यही जीववादी दृष्टिकोण है, सरल भाषा में समझे तो। अब इसमें पूछा है कि कौन सा उत्तर सही है। ठीक है, इरादे हो सकते हैं किस स्तर पर बच्चे, तो संवेदी चालक अवस्था में, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसके बारे में हमने चर्चा की थी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी। मैंने पहले बताया था इस अवस्था में, इसीलिए मैंने बोला कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये वही अवस्था है जो आपको बताया था मैंने, 2 से 7 वर्ष, ठीक है, 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था है उसी को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और ये एनिमिस्टिक थियरी जो है, मैंने जैसा कि बताया, बालकों का विश्वास क्या होता है कि वस्तुएं इसलिए जीवित होती है क्योंकि उसमें गति है, यानी कि जो चीज गति नहीं कर रही उनको वो जीवित नहीं मानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 बोलता है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। ठीक है, ये जो इनकी लर्निंग सिस्टम इन्होंने एक्सप्लेन किया है उसको हमने कई बार देखा है, लेकिन हर बार एक नए तरीके से देखते हैं। पहला देखिए, प्रतियोगिताओं के द्वारा, साथियों के साथ बातचीत करके, पुरस्कार के लिए प्रयास करके और दंड से बचकर, और उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंधन करके, यानी कि मेकिंग स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शंस। अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आती तो कहीं कहीं इंग्लिश भी देख लीजिए, भले आपका मीडियम हिंदी हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें आपको जब इंग्लिश में देखते हैं तो सरलता के साथ समझ में आती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने बताया था, कई बार मैंने बताया कि इस तरह की चीजें जब भी आए तो जो बच्चों के साथ और प्रत्यक्ष रूप से अनुभव होगा वो लर्निंग का बेस्ट अनुभव होगा। ये चीज अप्लाई करेंगे तो आपके उत्तर सही होते चले जाएंगे। आगे प्रश्न है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे, यानी कि ऐसी कक्षा है जो बच्चों पे केंद्रित है, यानी बच्चों के लिए है। ठीक है, अब विकल्प देखिए क्या है। निष्क्रिय नकलची रूप में देखे जाते हैं, माना जाता है कि बच्चे वहां पे निष्क्रिय हो जाते हैं, नकलची, जैसे बच्चे स्कूल में बस बैठे हैं तो पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, जो लिखाया गया लिख ले रहे हैं। दूसरा विकल्प बोलता है कि ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, यानी कि उनका नॉलेज बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ डे बाय डे सीखते हैं और सीखते ही है, जाहिर सी बात है। सी, ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर रहते हैं, यानी कि जो आंसर होती है ब्लैक बोर्ड से उसको बस कॉपी कर रहे हैं। और डी है कि केवल निष्क्रिय श्रोता है, तो ऐसा नहीं है। इसमें आप लोग समझ गए होंगे, उत्तर बी सही होगा, एकदम से क्लियर उत्तर है, क्योंकि बच्चों की लर्निंग से संबंधित है और क्लास में बैठा है तो बच्चा कुछ ना कुछ सीखेगा ही, और खासकर जब क्लास जो है चिल्ड्रन सेंट्रिक क्लासरूम हो, उस पर फोकस किया जा रहा हो। चलिए प्रश्न नंबर आगे 8 पे चलते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। देखिए हार्वर्ड का अगर आप बात करें तो इसके पहले भी हमने एक प्रश्न देखा था, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से था। उन्होंने बुद्धि का, जैसे एकांतवादी बुद्धि का समर्थन नहीं किया था, उसमें पूछा गया था। तो इस हिसाब से भी देखें तो आप यहाँ पे बहुत कुछ उससे कर सकते हैं, लेकिन ये अलग प्रकार का प्रश्न है, उसमें नए फैक्ट है। प्रश्न को पढ़ते हैं। हार्वर्ड महोदय का क्या विचार है? स्थानिक है, प्राकृतिकवादी है, संगीतमय है और अंतर्वैयक्तिक है। ठीक है, इसका उत्तर मैं आप लोग को पहले बता दे रहा हूं, प्रकृतिवादी है। ठीक है, प्रकृतिवादी, बी इसका सही होगा। अब यहां पे आप समझिएगा, क्योंकि इनका मानना है कि बुद्धि वाले व्यक्ति सिद्धांत पे, तो इन्होंने मैंने पहले ही बताया कि भाई एकलवादी बुद्धि, एकांतवादी बुद्धि के समर्थक नहीं है। बुद्धि के इन्होंने 8 प्रकार बताए थे। ठीक है, 8 प्रकार इन्होंने बुद्धि के बताए थे,
और उसमें से भी 6 मूल हैं, बाकी इन्होंने बाद में जो बताया तो प्राकृतिकवादी बुद्धि को इन्होंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं। उनके अनुसार इस तरह का जो व्यवहार है वो किसका उदाहरण है? देखिए, कल भी हमने एक जेंडर से संबंधित क्वेश्चन देखा था, लेकिन वो थोड़ा सा रूढ़िवादी परंपरा से था। मैं बता दे रहा हूं, यहाँ पे वो वाला ऑप्शन ही नहीं है। तो अपने आप में अलग प्रश्न है, लेकिन इस तरह के प्रश्नों को जब आप लगा के जाएंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। विकल्प है आपका कि जेंडर बायसनेस यानी कि जेंडर पक्षपात, जेंडर स्थिरता कॉन्स्टेंसी, जेंडर समता यानी इक्वलिटी या इक्विटी की बात हो रही है, और जेंडर समानता। एक ही जैसे ऑप्शन हो गए, थोड़ा सा यहां से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए था, लेकिन सही उत्तर अभी भी है। तो अगर आप देखें, इक्विटी और इक्वालिटी अलग होता है हिंदी में, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका, ये पक्षपात वाला बात आ रही कि भाई लड़के कुछ और कर सकते हैं, लड़कियां कुछ और कर सकते हैं। तो इसमें ये ऑप्शन जो सही होगा आपका जेंडर पक्षपात वाला। ठीक है, अच्छा मैंने ये टिक कर दिया, ये सही होगा, इसका जेंडर पक्षपात वाला सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम क्लियर है भाई, वो लड़कियों को अलग, लड़कों को अलग अलग मान रहे हैं, उनकी क्षमताओं पे जो है पक्षपात कर रही है कि लड़के ये काम कर सकते हैं, लड़की ये काम नहीं कर सकती। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के, अच्छा ये सेम क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती? प्रश्न हमेशा ध्यान रखिएगा, सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती। अब यहाँ पे लर्निंग की बात हो रही है, तो आप देखेंगे कि जो विकल्प है वो इस प्रकार है कि छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वह कहां से कहां है और कहां जा रहे हैं और कैसे पहुंचते हैं। ठीक है, लर्निंग मतलब इन्हीं में से एक बताना है कि जो लर्निंग के लिए ठीक से रूप है, ये सेंटेंस नहीं है, ठीक है, रूप नहीं है। शिक्षक सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रक्रिया देते हैं। सी है कि प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। ठीक है, और डी है कि रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके जैसे कि सहकर्मी और स्वमूल्यांकन, सहकर्मी शिक्षा या सीखना साथ में, और स्वमूल्यांकन जो है इससे संबंधित है। ठीक है, तो इसमें एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, इसमें जो प्रश्न है वो ये बोल रहा है कि नहीं दर्शाती है। ठीक है, यानी कि बाकी दर्शाती है, तो बस आपको करना क्या है, एलिमिनेट कर देना। जैसे कि ये वाला सी वाला विकल्प देख रहे हैं, इसमें क्या है, प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। ये तो किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक छात्र अपने आप में अलग होता है, और कुछ अगर किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में, पढ़ाई में, किसी भी भाग में अगर अच्छे हैं और उनकी बड़ाई अगर कर दी जाए और तुलना की जाए जो उस पार्ट में अच्छा नहीं, सपोज करो कोई पढ़ने में अच्छा है, स्पोर्ट में अच्छा नहीं है, तो उसकी तुलना अगर करनी जाए कि भाई स्पोर्ट में आप बहुत बेकार हैं, तो उसका जो मनोबल है वो डाउन हो जाएगा, मनोबल गिर जाएगा ना। अभी प्रेरणा हमने पढ़ा था, अभी प्रेरणा जो है उसकी बहुत नीचे चली जाएगी। तो यहाँ पे ये वाला विकल्प आप स्वभावता जो है इसको छांट सकते हैं। इसमें जो आपका उत्तर सही होगा वो सी ही होगा, क्योंकि नहीं पूछा है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ कि समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है। देखिए 3 दिन से लगातार मैं इस टॉपिक पे आ रहा हूं कि समावेशी शिक्षा। अगर आप देखें समावेशी शिक्षा क्या है, तो मैंने इंक्लूसिव वर्ड या इंक्लूजन को समझाया था। मैंने इसी पे बताया था कि जनधन खाता जो खोला जा रहा है, इंक्लूसिव ग्रोथ का कॉन्सेप्ट जो 2014 में पहले भी था। ठीक है, ये उसी खाते के आधार पर ये जनधन खाता योजना का नाम बदला गया, पहले भी थी, करंट कभी आएंगे तो उस पर अलग से बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे इसके मतलब को अगर आप समझते हैं तो इसमें जो है समावेशी शिक्षा के लिए आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। इंक्लूजन का मतलब होता है सभी को शामिल कर लेना, कोई भी किसी भी बैकग्राउंड से हो। ठीक है, सभी के लिए समान रूप से चीजें उपलब्ध कराना। तो ए है लचीला शिक्षा शास्त्र यानी कि फ्लेक्सिबल पेडागोगीज, बी है अगम्य इमारत, ठीक है, और सी है कि अनम्य मानसिकता, और डी है मानकीकृत पाठ्यक्रम। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप लोग थोड़ा सा कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब सभी के लिए बात होगी तो लचीलापन उसमें आ जाएगा। आप ये वाले ऑप्शन में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि सभी के लिए कराना है ना, तो जाहिर सी बात है कि एक जैसा होगा तो सभी बच्चे एक जैसे होते नहीं है, कुछ ना कुछ मैंने बताया कि कोई किसी में अच्छा है, कोई किसी में अच्छा, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होगी तभी सभी के लिए वो चीज अनुरूप हो पाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगर प्रश्न को आप समझ गए तो उत्तर लगाने में आपको बिल्कुल देरी नहीं होती। प्रश्न नंबर 13 आपका है कि सर्दियों में दादी अक्सर जो है निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती हैं। जनरली क्वेश्चन है,
तो इसको बताने का प्रयास कीजिए। बहुत सिंपल सा है, आप लोग बता लेंगे, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। बस क्वेश्चन को डाल दिया गया है कि ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। गुलाब जल अशुद्ध जल यानी कि डिस्टिल्ड वाटर। बी है गुलाब जल ग्लिसरीन और नींबू का रस, ठीक है, लेमन और गुलाब जल और सिरका। देखिए अब सिरका तो नहीं लगाएंगे ना। ग्लिसरीन आप जानते होंगे, जितनी भी ये क्रीम आती हैं जो मॉइस्चराइजर को लेकर, ठीक है, उसमें ग्लिसरीन रहता ही रहता है, तो आप ग्लिसरीन को ऐड कर सकते हैं ना। तो इसमें मेरे ख्याल से ग्लिसरीन सिर्फ इसी में ही है, बी में ही है। हाँ आप देखेंगे तो केवल आपको बी में ही ये देखने को मिलता है ग्लिसरीन, ठीक है, गुलाब जल ग्लिसरीन और नींबू का रस। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाले घोंसले बनाने वाले पक्षी हैं। ये भी बहुत सिंपल है, ये कई बार रिपीटेड प्रश्न है, अगर आप इसको पता है तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन जो है आप करने में सक्षम नहीं होंगे। प्रश्न नंबर इसका जो ए होगा वो होगा सनवर्ड, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 का जो उत्तर होगा वो सनवर्ड होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो ये इनको जो है इनको पर्पल या शक्करखोरा नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये छोटे छोटे अपने घोंसले बनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पीएनआर नंबर जो होता है ट्रेन में वो क्या दिखाता है। ट्रेन टिकट का पीएनआर नंबर दर्शाता है, क्या दर्शाता है। जनरली इसका उत्तर आप लोग समझ सकते हैं, बहुत सिंपल सा जनरल नॉलेज का है, फिर भी मैं पढ़ के बता दे रहा हूं। पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड, ठीक है, यात्री संख्या रिकॉर्ड, यात्री का नाम रिकॉर्ड यानी कि पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, सी है व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड और डी है व्यक्तिगत नंबर रिकॉर्ड। जाहिर सी बात है इसका जो सही उत्तर है वो है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ठीक है। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इसका होगा। चलिए इसमें बहुत सी डिटेल आपकी रहती है, ट्रेन का वेटिंग लिस्ट इसी में रहती है, आपकी कंफर्म हुई सीट नहीं हुई, बहुत सारी ट्रेन कितने बजे से है, कहाँ से कहाँ तक आपकी यात्रा है, सारी डिटेल पीएनआर नंबर के माध्यम से रहती है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ें तो ये भी थोड़ा सा इसी तरह का क्वेश्चन है कि मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन इंक्लूड कर लिए गए, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए इसका अगर है तो बता दे रहे हैं कि इनका जो पहला उत्तर यही सही है, वलियाम्मा। देखिए इसमें क्या है ना कि केरल में जो माँ को अमुम्मा कहा जाता है, ठीक है, तो ये प्रमुख केरल एक भाषा है जैसा कि जानते हैं। प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वालसाड, कोझिकोड, उडुपी और मालाखेड़ा। देखिए अब ये यहाँ पे मुझे पता है बहुत से लोगों को पता होगा कि कोझिकोडी है, लेकिन चलिए कोझिकोडी तो पता ही है, ठीक है, लेकिन पहले इसको क्या कहा जाता था, ठीक है। आप वास्को डिगामा वगैरह को देखेंगे तो आए थे उसके समय, तो इसका स्थान क्या था पहले, तो कोझिकोड को क्या बोलता है, कालीकट कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कालीकट, ठीक है, कालीकट के नाम से इसको जाना जाता था। और ये वायनाड की पहाड़ियों से जो है घिरा हुआ है। प्रश्न नंबर 18 पे चलते हैं। गांव का नाम यहाँ पे है, वहां उगने वाले कई खेजड़ी के पेड़ों के कारण पड़ा है। खेजड़ी, अच्छा देखिए ये क्वेश्चन मैं दोबारा बता रहा हूं, मैंने पहले भी बताया था, प्रश्न का तरीका अलग था, इसीलिए जो है मैं बोल रहा हूं कि ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्यों, देखिए अभी खेजड़ी गांव के बारे में पूछा गया था, एक गांव ऐसा है। अब ये क्वेश्चन आगे आपको दोबारा इस तरह से मिल रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो पुराने पेपर देख के जाना आवश्यक है। कुछ क्वेश्चन हमको इंपॉर्टेंट नहीं लगते तब भी जो है महत्वपूर्ण होते हैं। तो गांव का नाम वहाँ खेजड़ी जो वृक्ष है वहां के नाम पे है, तो खेजड़ी पड़ा है। गांव के लोग पौधे, पेड़ और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में गांव कहाँ हो सकता है, अगर आपने किया है और आपको पता है तो इसका उत्तर सी होगा, राजस्थान। इस पर हम लोग पर्याप्त डिस्कशन कर चुके हैं इस प्रश्न पे। तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि हाथियों के झुंड का मुखिया होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एक हाथियों से संबंधित एक और प्रश्न हमने देखा था और बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें देखी थी, इसमें भी हम लोग वही देखने का प्रयास करेंगे। देखिए विकल्प को पढ़िए। विकल्प है कि सबसे छोटी मादा हाथी उसकी झुंड की मुखिया होती है, यानी कि जो लीड करती है। उसके बाद या तो उम्रदराज जो होती है सबसे वो होती है, सबसे बड़ा नर हाथी होता है, या सबसे छोटा नर हाथी। सबसे छोटा नर हाथी और सबसे छोटी मादा हाथी तो नहीं लीड कर सकती क्योंकि अनुभव की जरूरत होती है लीड के लिए। लेकिन जानकर आश्चर्य होगा कि जो झुंड होता है हाथियों का, इसमें सिर्फ और सिर्फ मादा हाथी ही होते हैं, ठीक है। मादा हाथी के झुंड चलते हैं और जो बच्चे होते हैं वो 14 से 15 साल, लगभग 15 वर्ष तक जो है झुंड में साथ में रहते हैं, फिर वो अलग हो जाते हैं, स्वतंत्र जीवन जीने लगते हैं ना। तो इसमें जो मादा हाथी सबसे उम्र दराज होती है वही लीड करती है, ठीक है।
ये सारी चीजें हम एक बार पहले भी बता चुके हैं शायद। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने बताया था कि हाथी इतना बड़ा जीव होने के बाद भी आलसी नहीं होता। आप देखेंगे कि दिन में जो है लगभग 3 से 4 घंटे या फिर कहें 2 से 4 घंटे ही ये आराम करता है, सोता है। ठीक, बाकी ये जो है अगर नहीं भी सोएगा तो इसका काम चलता रहता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे वो बनाना लिखा है, शब्द यूज नहीं किया क्योंकि वही पूछा ही है कि इसको भूना जाता है, जलाया जाता है, ठीक है, गलाया जाता है, बेक किया जाता है। अब यहाँ पे जो शब्द होगा वो आप तुरंत समझ जाएंगे अगर हिंदी में। इसको आपको पता है क्या किया जाता है, पकाया जाता है, तब आपको तुरंत इसकी इंग्लिश समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसका उत्तर ए सही होगा, बेक किया जाता है, जैसे कि आप जानते होंगे। तो यहाँ पे इसका उत्तर ये सही होगा। ठीक है, जितना ये बढ़िया से बेक किया जाएगा बर्तन उतना ही अच्छा मजबूत बनता है। प्रश्न नंबर 21 बोलता है कि पौधों का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब पौधे की श्रेणी से आ रहा है। सौंफ है, लौंग है, मेथी है, अफीम के बीज हैं। अब ये तो अनुभव वाली बात है कि जितने भी पेस्ट आते हैं, ठीक है, आजकल तो उसमें ये चीज रहता है। और कोई भी दवाई लेंगे दांत के दर्द के लिए, एक रामबाण औषधि टाइप की है ये है क्लो। ठीक है, क्लो। एक्चुअली लौंग में होता क्या है, इसमें एक जो है कंपोनेंट पाया जाता है, कौन सा, एनाल्जेसिक। ठीक है, एनाल्जेसिक नाम का कंपोनेंट पाया जाता है। एनाल्जेसिक नाम का कंपोनेंट पाया जाता है जो कि दांतों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है और दांत अगर सूज जाते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। बल्कि आप देखेंगे कि लौंग के सेवन से जो WPC होता है हमारा, श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी कि ब्लड, जो व्हाइट ब्लड होता है, ठीक है, उसकी जो मात्रा होती है वो बढ़ती है। और लौंग का आपको पता है कहाँ पाया जाता है, गर्मी वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। और इस समय अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा उत्पादक जो है इंडोनेशिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम क्या है। अब ये तो भाई देखो, ये ऐसा प्रश्न है कि मुझे लगता है कि इसको भी पढ़ना पड़े तो फिर क्या है। ठीक है, विकल्प को देखते हैं। इस तरह के भी प्रश्न आते हैं, तो आप जितना भी स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे, बिना रटे और समझ के पढ़ेंगे, उसी हिसाब से आपका काम बनेगा। पुराने पेपरों को इसलिए भी देखना आवश्यक है। इन सीरीज को देखते समय आप कोई भी सीरीज कहीं से भी चालू कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ते जाइएगा। गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम, आटे को गूंथा जाता है, बिल्कुल ठीक है। आटे को छोटी छोटी लोइयां बनाई जाती हैं, गूंथने के बाद लोइयों को बेलकर उसको पका लिया जाता है। तो ये तो यही सही लग रहा है। बी क्या है, आटे छोटी छोटी लोइयां पहले नहीं बनाएगी, पहले गूंथा जाएगा। ठीक है, तो ये ए ही सही होगा इसका। अब इसमें बताने और पढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, मुद्रा नृत्य में मुख्य रूप से और भावनाएं करती हैं, ठीक है, एक्सप्रेस करती हैं, जो डेमोन्स्ट्रेट की जाती है मुद्राएं, उसका मतलब क्या है। मुद्राओं का क्या मतलब होता है नृत्य में। नृत्य प्रदर्शन के लिए होती हैं, भावनाओं को दर्शाती हैं, आत्मविश्वास प्रदर्शित करती हैं, हाथों और चेहरों को गति प्रदान करती हैं। तो आप जानते होंगे कि हमारे देश में जो मुद्राएं हैं, डांस हैं, ठीक है, तो उनके संबंध में बहुत महत्वपूर्ण होती है। खासकर आपने क्लासिकल नृत्य देखे होंगे, जो भरतनाट्यम होता है, कथक होता है, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम, ठीक है, छाऊ, ये नृत्य आपने सुने होंगे। तो इनमें जो है भाव भंगिमाओं का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और वो इनकी भावनाओं को दर्शाती हैं, ठीक है, इनकी फीलिंग को दर्शाती हैं। रौद्र हो गया या फिर जो फीलिंग होती है उसको दर्शाती हैं। अभी एक मूवी आई थी बहुत बढ़िया, उसमें जो अभिनय किया गया था, कांतारा, ठीक है, आप लोगों ने देखी होगी या नाम चर्चा तो जरूर सुना होगा। कांतारा आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से उसमें इस तरह को दिखाया गया, लेकिन वो क्लासिकल कोई डांस उसमें नहीं है, वहाँ के लोकल ट्राइब्स का जो है उसके बारे में बताया गया है। प्रश्न नंबर 24, जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वे सीखते हैं, इसके बारे में भी अगर पुराना वीडियो देखा हो तो इस प्रश्न को करने में आप सक्षम होंगे। हालांकि ये प्रश्न अलग है लेकिन उसी से संबंधित है। ये बोलता है कि सांकेतिक भाषा के माध्यम से, ठीक है, मातृभाषा के माध्यम से, स्थानीय भाषा के माध्यम से या ब्रेल के माध्यम से। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, इसमें आप देखेंगे तो दो ऑप्शन आपको सही लग रहे होंगे। पहला वाला भाई सांकेतिक भाषा से सीखेंगे और चौथा वाला डी वाला ब्रेल के माध्यम से। लेकिन आप यहाँ पे देखें तो जो बच्चे बोल और सुन नहीं पाते वो सांकेतिक भाषा के माध्यम से ही सीखते हैं। ब्रेल लिपि तो उनको पढ़ने के लिए होती है। ऐसी भाषाएं जो अर्थ को व्यक्त करने के लिए विजुअल, मैनुअल और
मोडेलिटी का उपयोग किया जाता है यहाँ पे, तो इशारे का प्रयोग किया जाता है, तो उसी को सांकेतिक भाषा बोलते हैं। ब्रेल लिपि पढ़ने के लिए होती है, हालांकि सीखते उसके माध्यम से भी हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए। ठीक है, प्रश्न नंबर अंतिम है 25। निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? बहुत सिंपल है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के भी प्रश्न आपको मिलते हैं, ये बस प्रश्नों के प्रकार को दिखाने के लिए है। ठीक है, ये यहाँ पे है कि भाई नदी है, झील है, पर्वत है, झरना है, तो आप सभी समझ रहे हैं इन सब में जो है जल है, और ये पहाड़ है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ये पर्वत को ही सही माना जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।